बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मंजीर ठोक दी है गवाहों ने। वो गवाह जो इन्होंने अपनी सफाई में पेश करने थे, वो तमाम मुतलका गवाह जो हैं वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ भुगत गए हैं। और अब कुछ दस्तावेजी सबूत जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मांगे हैं। तो क्या मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जेल जा सकते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में ला सकती है? और इमरान खान के बारे में ये खबरें हैं कि जनाब वो बहुत बेचैन हैं जेल में। और कुछ इतलात इस तरह के भी हैं कि पागलपन का एक तरह से आप कह सकते हैं उसको दौरा पड़ गया हुआ है। वो सदर मुमलकत समेत जो उनकी क़यादत है पीटीआई की, उन सबको गालियां दे रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये बिक गए हैं किसी के हाथों। ये किसके हाथों बिके हैं और ये किससे बात की है उन्होंने, ये भी हम आपके साथ गोश्तगुजार करेंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो अजलास हुआ है कौमी असम्बली का, बड़ा हंगामा खेज, और वहाँ नवाज शरीफ और मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है और बड़ी वो खुशगवार मूड में एक दूसरे के साथ उन्होंने जप्पी जुप्पी डाली है। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो मान नहीं रहे कि जनाब हमने जो बाइकाट करना है, जो इलेक्शन होगा स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म, और जो सदर हैं जरदारी साहब, उनके इलेक्शन में भी हम वो कहते हैं लाताल्लुक़ रहेंगे। और एमकेएम जो है वो भी ये कह रही है कि जनाब शहबाज शरीफ को तो हम वोट दे रहे हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी वोट देंगे और कभी ना के हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जरदारी साहब को जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे वोट। उससे भी वो कहते हैं हम लाताल्लुक़ी का वो इजहार कर रहे हैं। और ये मिले हैं जाके मौलाना को, ये पीटीआई वाले असद कैसर वाला ग्रुप जो है, वो मौलाना साहब ने वही बात की है मेरी इतला के मुताबिक कि ना भाई जी मैं तो लाताल्लुक़ हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना दूं और आपके उम्मीदवार को दे दूं? यार मौलाना साहब एक रख रखाव वाले सियासतदान हैं, मजे हुए सियासतदान हैं। वो ये कैसे हो सकता है जो बंदा उनको डीजल कहता था वो उसके उम्मीदवार को वोट दे दें? वो कहते हैं जब अभी तक मैं, हमारा फैसला यही है कि हमने जो इलेक्शन है ये सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर, हमने किसी को वोट नहीं देना, लाताल्लुक़ रहना है हमने। और फिर अपोजिशन में बैठने की बात की है, जनाब हम अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना, इनकी जो इंतखाब है या इनका जो इलेक्शन है, इस हवाले से तो कोई ऐसा बहाम नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो मुंतखब ना हो सके। और यही मामला जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का है। लेकिन इन लोगों की जो ज़रूरत है, सदर का इलेक्शन जो है असफ अली जरदारी साहब का, उसमें ज़रूरत पड़ सकती है इन लोगों की। वो कैसे पड़ सकती है कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम जो है इसके कौमी असम्बली में, जो पहले तो ये देख लेना कि सदर का इलेक्शन होता कैसा है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या है, वो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं और पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली, ये सारे जो हैं ये सदर का इंतखाब करते हैं, सदर के इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। अब पंजाब असम्बली जो है इसमें तो हैं जनाब 371 वोट नशिस्तें इसकी हैं और बलूचिस्तान की नशिस्तें जो वो 65 हैं। तो फिर इसका मतलब अगर पंजाब एक तरफ हो जाए तो फिर तो वो आसानी के साथ सदर जो है वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो फार्मूला दिया गया हुआ है आइन में, वो मैं आपके सामने रखूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना और जो एमकेएम है उनकी अहमियत क्यों है सदारती इलेक्शन में। जो तो पार्लियामेंटेरियन होते हैं यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली के जो मेंबरान होते हैं, उन सब का एक वोट होता है। और सूबाई असम्बलियों में जो बलूचिस्तान असम्बली है उसके हर बंदे का एक वोट होता है। एक वोट डालेगा, एक ही कंसिडर होगा। लेकिन बाकी जो असम्बलियां हैं, 3 सूबाई असम्बलियां, केपी, सिंध और पंजाब, उनमें जो जितनी भी तादाद हो उनकी, उनके टोटल वोट जो हैं वो 65 ही कंसिडर किए जाएंगे। और उसका एक फार्मूला दिया गया है, वो ये है कि जो फार्मूला है उसके मुताबिक अब मौलाना के जो बलूचिस्तान असम्बली में जो वोट हैं वो 12 वोट हैं इनके पास, और वो 12 के 12 ही कंसिडर होंगे। इसी तरह जो सेनेट में इनके अरकान हैं उनका भी एक एक वोट, और जो ये जीत के आए हैं कौमी असम्बली में 6 नशिस्तें, वो भी एक एक वोट गिना जाएगा। इसी तरह जो
MKM है उसके 17 वोट हैं कौमी असम्बली में, वो 17 के 17 गिने जाएंगे। सेनेट में जो हैं वो भी एक एक गिना जाएगा। लेकिन जो बाकी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो फार्मूला है वो ये है कि मसलन पंजाब की मैं बात आसानी के साथ मिसाल में समझने के लिए दे रहा हूँ कि पंजाब की नशिस्तें हैं टोटल पंजाब असम्बली की 371, उनको तकसीम कर दिया जाएगा बलूचिस्तान असम्बली की जो टोटल तादाद है, यानी 371 तकसीम 65, और उसका जो जवाब आएगा वो है 5.7, यानी 5.7 वोट जो हैं, तकरीबन 6 वोट जो हैं वो 1 वोट कंसिडर होगा। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कर लें कि जो हासिल करदा वोट हैं उनको फिर तकसीम किया जाता है, जो मैंने अर्ज़ किया है 5.7 पे, यानी अगर 200 वोट मिलते हैं जरदारी साहब को पंजाब से, तो वो 38 वोट जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। 38 वोट यानी उनको पड़े हैं। और अगर 220 वोट मरीम नवाज़ को मिले थे तो वो मरीम नवाज़ जितने ही वोट सदर को मिल जाते हैं, अगर 220, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि सदर पे वो डिफेक्शन क्लास, इलेक्शन पे डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है। जो PTI के लोग हैं वो जा सकते हैं इनकी तरफ सदर को वोट देने के लिए, दूसरी तरफ पार्टी पॉलिसी के बरक्स वो जा सकते हैं। तो अगर 220 वोट उनको मिलते हैं तो तकरीबन फिर इनको जो 39 के करीब, जो समझ लें आप 39 वोट जो हैं वो पंजाब से मिलेंगे। इसलिए मौलाना की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में 12 वोट हैं, वो 12 के 12 ही कंसिडर होने हैं। बहरहाल अब कोशिशें हो रही हैं कि जो नून लीग वाले हैं ये मौलाना साहब से राब्तों में हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मौलाना साहब को बना लिया जाए, कुछ ले दे के, कुछ प्यार मोहब्बत से। अगर नवाज शरीफ साहब चल के चले जाते हैं, जैसे आज असम्बली में, कौमी असम्बली के इजलास में वो मौलाना साहब से मिले हैं, दोनों तरफ से बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया गया, मानका किया गया, तो ये मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब जो हैं इनको कायल कर लिया जाएगा, मना लिया जाएगा किसी न किसी अंदाज में। बहरहाल अभी दोनों तरफ से जो पते शते हैं वो खेले जा रहे हैं और मौलाना साहब ज़ाहिर है नाराज़ भी हैं कि बहुत सारे मामलात में मौलाना साहब को जो है वो शामिल नहीं किया गया बहुत सारे मशवरों में। तो अब लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब कुछ मूव करेंगे तो मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा और फिर जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें ये हेलोवीन पार्टी में तब्दील करने की कोशिश की इन्होंने और इमरान खान के मास्क लगा के आ गए PTI वाले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, और वही रोना कि जनाब हमें 180 नशिस्तें हमारी बनती हैं फॉर्म 45 के मुताबिक और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए हमें। वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वो उन्होंने बता दिया ख्वाजा आसिफ ने उसके जवाब में कि भाई जी आपकी तो पार्टी कोई नहीं है, आप तो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी में आप शामिल हो गए हैं वो भी पार्लिमानी पार्टी नहीं। वही बात जो मैंने 51 के हवाले से 2-3 दिन से मैं बता रहा हूँ कि इनको सीटें सूटें मिलने का जो इम्कान है वो बहुत कम है। और बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं खेलना चाहिए, इनको दे देनी चाहिए। भाई ये टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं है, ये आईनी और कानूनी तकाजा है जो पूरा करना होगा उनको, फिर इनको नशिस्तें मिलेंगी, मखसूस नशिस्तें, और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो सकते हैं। अगर वो पार्लिमानी पार्टी नहीं, किस जमात में, वो भी आज़ाद हैं, जो हामिद रजा साहब हैं, ये भी आज़ाद हैं। आज़ाद एक पार्टी कैसे बन सकते हैं और कैसे उनको नशिस्तें दी जा सकती हैं। तो फिर जनाब इन्होंने चोर चोर का जो शोर मचाया वहाँ, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने गड़ी लहराई, गड़ी चोर, और फिर साहब सूंघ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद होश आया इनको, दोबारा फिर चोर चोर के नारे, जो भी इन्होंने वो दूसरी तरफ शेर शेर के नारे लग रहे थे जब मियाँ नवाज शरीफ आए हैं, और इनकी तरफ से चोर चोर के नारे लग रहे थे। और मास्क चढ़ाया हुआ था जनाब इन्होंने इमरान खान का, और ये मुझे ये पता चला है कि इन्होंने मास्क जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ भी फेंका है, वो इमरान वाला वो। और वो जो मास्क है, वैसे मैं जो कह रहा हूँ कि हेलोवीन पार्टी बना दी। वो जो 31 अक्टूबर को इस दफ़ा हेलोवीन डे जो है, जो भी होता है उसमें लोग जो वाक शाक में निकलते हैं मुख्तलिफ रूप धार के, उसी तरह का वो मास्क, यानी वो मास्क बनवाना ही सी थोड़ा जहा, तो यार थोड़ा सोहना बना लेते हो, जवानी की कोई तस्वीर ले लेते। वो किस दौर का ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ पता नहीं ਕਿਹੜੇ मूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, रुख सी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ मास्क, बड़े अजीबोगरीब वैसे है मास्क की जी शक्ल आ। बहरहाल वो अब कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब उसमें जैसे कोई
शैतानी कुव्वतें उसमें समाई हुई मास्क में, इस तरह की कोई शक्ल शुक्ल थी। बहरहाल आप लोगों ने भी देखा है, एहतजाज तो किया उन्होंने, यानी ये शो कर रहे थे कि हम सब इमरान हैं। और किस तरह का इमरान है? वैसे ये जो पीटीआई है ना, इन्होंने अल्लाह माफ़ करे इमरान खान के दौर से लेके अब तक इन्होंने एक तो गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगाए हुए हैं ना, बाकी छोटे छोटे जगह जगह इन्होंने गंद डाला हुआ है, गंदगी के ढेर हैं। और एक बंदे की तारीफ की है जेल में इमरान खान ने, वो कितना बड़ा गंद है वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ख्वाजा आसिफ ने गड़ी लहराई, यानी गड़ी चोर वही जिस मुकदमे में इनको सजा हुई है तोशाखाना में, दोनों मियाँ बीवी को, और पूरी 14 साल जो सजा है उनको हुई है, फुल डोज मिली हुई है उनको, अपीलें लगी हुई है उनकी। बारह देखिए आगे जा क्या होता है। तो वो जो गड़ी ख्वाजा आसिफ ने, इसी तरह इनकी एक खतून है मुस्लिम लीग नून की, उसने 2 दिन से बख्ता डाला हुआ है। वो खैबर पख्तूनख्वा की रुकन असम्बली मुंतखब होकर वहाँ गई हैं, हल्फ वाले दिन भी उन्होंने बख्ता डाला, उन्होंने गड़ी लहराई, तो मेहमानों की गैलरी से उनके ऊपर चीज़ें फेंकी गई और उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, अजीबो गरीब नारे लगाए गए। यानी कि वो जो पख्तूनों की रवायत है बिल्कुल उसके बरक्स उनके साथ जो है वो सलूक किया गया। वो कहती हैं जनाब एक लोटा भी फेंका गया, तो लोटा जो है वो उन्होंने फिर वो इन्हीं को दिखा दिया, वो लोटा भी लहराती रही। और फिर वो कहती हैं जनाब चरस और जो वो नस्वार खाते हैं वो भी, उसकी भी थैलियाँ जो है उनके ऊपर फेंकी गई। और फिर जब आज स्पीकर का इलेक्शन हुआ है और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, तो फिर उन्होंने यही हरकत की वो खतून, और फिर उसके ऊपर वो जो नारे शारे लगाते रहे उनके खिलाफ, जो इनके पीटीआई वाले थे या मुतहदा जो कौंसल अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले, तो वो फिर आगे अमीन गंडापुर साहब के पास, अमीन गंडापुर को उनका देखा जनाब ये क्या कर रहे हैं, तो अमीन गंडापुर ने बाला रोका, लेकिन वो खतून जो है उसने पूरी तरह इनको वक्ता जो है वो डाला गया। अब मरियम नवाज जो हैं ये पंजाब से जब मुंतखब हुई हैं, उसके बाद जो है पीटीआई वालों को आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, बड़ी तकलीफ है। ज़ाहिर है यार उसकी अक्सरियत थी तो उसने हो जाना था, इसमें क्या टेंशन? आप लोगों के पास नहीं अक्सरियत थी, अगर आपको मखसूस रिश्ते मिल भी जाती तब भी आप जो है वो 186 वोट चाहिए, उनके पास 220 वोट हैं, वो लेके गई हैं। अगर आपको मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती खवातीन की और अकलियतों की, जो कि मिलनी नहीं है, तब भी आप जो है उनका रास्ता नहीं रोक सकते थे। अब इसमें इमरान खान साहब जो अंदर तपे हुए हैं कि तुसी की कर रहे हो, बड़ी अजीबो गरीब गल मैंने लगी है जी, मैंने दसी है किसी बंदे ने, कुछ लोग उनसे मिल के आए हैं, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि जनाब खान साहब जो हैं वो एक तो शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और वो गालियाँ दे रहे हैं जनाब जो अपने लीडर हैं, मौजूदा लीडरशिप उसको, और ख़ास तौर पर राना आफ्ताब के जो यहाँ उम्मीदवार थे मद्दे मुकाबल वज़ारत आला के, मरियम नवाज के, उनके बड़ा वो खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं कि जनाब वो क्या कर रहे हैं। वो जब मरियम नवाज उसके पास आई थी, ये जहन चेक करें साहब का कि जब मरियम नवाज उनके पास आई थी और कहा था कि जनाब आपको असम्बली में मौजूद होना चाहिए था, तो मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ, तो ये आफ्ताब इकबाल नरमी क्यों दिखाई, उसको मुंह क्यों लगाया? यार वो वज़ीर आला है और ये रिवायत है, बेनज़ीर भुट्टो भी जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी तो वो जाके मिली थी, नवाज शरीफ की सीट पे गई थी। इसमें तो कोई है ही नहीं कि इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं जी। ये वॉकआउट क्यों कर गए थे? इलेक्शन लड़ना चाहिए था, टफ टाइम नहीं दिया और इसको मरियम नवाज को। इस तरह की बातें शाते खान साहब ये फरमा रहे हैं। और खान साहब ने एक और बात जो सदर साहब जो है आरफ अलवी, वो क्या कर रहा है, वो मेरा है ही नहीं। और दूसरा ये कि जो पंजाब असम्बली वाले हैं, पीटीआई वाले हमारे, मुझसे इजाजत लिए बगैर इन्होंने ये हरकत क्यों की? उसको तकरीर क्यों करने दी मरियम नवाज को? वहां खप पड़नी चाहिए थी। मुझे ये बोलने नहीं देते थे कौमी असम्बली में, और वो आसानी से तकरीर करके निकल गई। आधा घंटा तकरीर का टाइम भी वो नोट किया हुआ था उन्होंने। तो बहरहाल फिर और सदर साहब के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई है कि ये क्या कर रहा है, अजलास क्यों बुला लिया इसने, इसको पता भी था
कि अभी जो ऐवान है वो अधूरा है। ओ भाई मेरे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ अपने व्लॉग्स में कि ऐवान अधूरा नहीं है भाई, वो मुकम्मल है। वो नशिस्तें जो हैं वो ऐवान पहला इजलास में ऐसे ही होता है, बहुत सारी सीटें खाली होती हैं, और फिर वैसे भी वो आपकी नशिस्तें जो अगर आप मिल भी जाएं तो फिर क्या हो जाता। ये इजलास क्यों बुला लिया सदर ने? अब ये दोबारा मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 के तहत जो पहला इजलास होता है इलेक्शन के बाद, उसे तलब करने में सदर का कोई हाथ ही नहीं होता, मासवाए इस सूरत में कि इजलास 21वें दिन की बजाय उससे पहले तलब किया जाना हो, तब सदर बुला सकता है। वो जो उसके अल्फाज हैं वो एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे देख लीजिए। 91 सब आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन 21st डे, यानी कि पोलिंग के बाद शैल मीट, यानी खुद ब खुद, यानी कि डेट दे दी हुई है आइन ने कि 21वें दिन कोई इजलास बुलाने की जरूरत ही नहीं, खुद कार तरीके से आइन ने बुला लिया हुआ है। और उसने सिर्फ अरेंजमेंट्स करने होते हैं स्पीकर ने, जैसे कल मैंने अर्ज किया था कि अरेंजमेंट्स करने होते हैं, इंतजामात करने होते हैं उस इजलास के, उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है। 21वें दिन तो हर हाल में इजलास होना होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो मैं बता दूं, ये क्यों शामिल किया गया था ये आर्टिकल कि 21वें दिन इजलास होगा। ये जो एक बहुत बड़ा सानिया हम पे गुजरा था 1970 में, जब इलेक्शन होते हैं, फिर 1971 वाली वार होती है और जो मशरकी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है, तो उस वक्त ये 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन होते हैं। तो याहिया खान साहब जो सदर साहब हैं वो इजलास नहीं बुला रहे थे असेंबली का। जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गई, मार्च आ गई, इजलास ही नहीं हुआ कौमी असेंबली। अगर इजलास हो जाता, ये सदर साहब क्योंकि इस तरह की हरकतें करते रहे हैं माजी में, इसलिए 1973 के जो आइन साज थे हमारे पार्लियामेंटेरियन जो थे, उन्होंने ये सोचा कि यार मुस्तकिल में इस तरह की जो 2 नंबरियां हैं सदर की, उसको रोकने के लिए ये कहा गया था कि आप 21वें दिन वो इजलास जो है वो हो जाएगा। शैल मीट, नेशनल असेंबली शैल मीट, लाजमी तौर पे वो इजलास हो जाएगा उसका, ये उसमें लिखा हुआ। और ये जनाब गरम। और फिर जो और बात इन्होंने की वहां, वो बंदा कहता यार मैं माड़ा आदमी है, मेरा नाम ना लै दी। पहले जो गालां कढ़ियां जिन्होंने, उन्होंने मेरा नाम भी शामिल है, मैंने भी नाल ही कढ़िया कि तू की कर रहे हैं, तो वकील है कोई। तो वो ये कह रहे हैं कि जो खान साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि जो ISI है ये सारी उसकी वारदात है। ये जितने भी मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं PTA वाले, ये सारे वो कहते हैं कि इन सब को मैनेज कर रही है ISI। ये खान साहब का ख्याल है, यानी वो, इसको मैं पागलपन नहीं कहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है खान साहब को। और बड़े उछल बट्टे ले रहे हैं, उछल बट्टे समझ ना कि बड़ी बेचैनी में, एक जैसे बंदे को तकलीफ हो, दर्द उठ रहा हो कोई, तो करवटें बदल रहा हो, इस तरह की कैफियत जो है वो खान साहब की है। और वो कह रहे हैं जनाब मेरी जो जमात है ना ये हाईजैक हो गई है ISI के हाथों, और इसीलिए जो है ये काम नहीं कर रहे। देखो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ। भाई एहतजाज क्यों, सारे बंदे तेरे अंदर आ, और जेडे बाकी ने जेडे कर सकते ने उन्होंने गिरफ्तार कर तुरी हुई है पुलिस, नवीं टीमां बन गई हुई। मैं कल दे अपने जे परसों के वीलॉग जिक्र किया कि उन्होंने चुकन के चक्कर च पे हुए हैं, तो कितों एहतजाज करेंगे। मैं अब देखूंगा कि हफ्ते वाले दिन मैंने कॉल दी हुई है, जो नहीं निकलेगा वो नहीं निकले फिर तू कर लेगा, कुछ भी नहीं होना। खान साहब थोड़े ठंडे रहो, मामला अगर सीधे होने लगते आ, कभी सदर करवाउंदा कभी कोई होर करवाउंदा, तो तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो, थोड़े ख्याल अगर मेरे तक पहुँच रही हैं तो उन्होंने तक नहीं पहुँच रहे जिन्होंने तुसीं इल्ज़ाम दिंदे हो। और अब आते हैं जनाब आपके दोस्त जो हैं मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनकी मंडी जो है वो ठुकी के ठुकी। अब वो जो इनके करीबी थे, जो इनको पैसे पूसे देते थे, उसूली तौर पे तो सफाई के गवाहों के तौर पे उनको पेश करना चाहिए था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने तौर पे उन गवाहों को वो तलब किया है। और 1 मार्च को कल उसकी मज़ीद समाअत होगी। और अब जो ताज़ा तरीन गवाह जो भुगत के गए हैं वो हैं ज़हाद रफ़ीक साहब।
वो जो स्मार्ट सिटी के मालिक हैं उनका बयान हुआ है और एक बैंक मैनेजर का बयान हुआ है। एक प्राइवेट बैंक है जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हुई थी। जो वो प्लाट है वो सेंट जॉन्स वाला पार्क में नहीं, जो वो 100 नंबर प्लाट जो इन्होंने लिया सस्ते दामों, वो बिस्मा नामी खातून थी, बिस्मा वारसी, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो जो गुजरांवाला वाले प्लाजे वाला मामला है ना, वो प्रोसिक्यूटर ने कह दिया है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, कि नहीं जनाब वो मामला नहीं निकला। इसमें ही बुरी तरह ये फंसे हुए हैं। अब पहले तो जो बिस्मा वारसी है, जो भी इल्ज़ामात इनके ऊपर थे, जो दरखास्त उन्होंने लगाए थे मियाँ दाऊद वगैरह ने, उन सब की तस्दीक हो गई है। एक जो है गुजरांवाला वाला, उसके बारे में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब उसके कोई सबूत सबात नहीं मिले। तो वो एक बिस्मा वारसी नाम की खातून थी, उनका कोई केस था, वो इनके पास आ गया, बिस्मा वारसी का इसी प्लाट से मुतलका था। तो फिर इन्होंने उस पर नज़र रख ली। ये जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, वो बिस्मा वारसी फिर जो हैं वो इंतकाल कर जाती हैं। बिस्मा वारसी को ये जो प्लाट है ना, सेंट जॉन्स 100 नंबर जो प्लाट है, ये उनके पहले शोहर ने गिफ्ट किया था। उसके बाद ये चौधरी शहबाज नामी एक शख्स से शादी कर लेती हैं। 3 इनके हो जाते हैं बच्चे, एक हसन, दूसरे हसैन और तीसरा बच्चा है अली। जब वो फौत हो जाती हैं ना, तो जो शहबाज साहब जो हैं ये एक वारदात डालते हैं, और जो अब शवाहद सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि जनाब उनके पीछे जो वो वारदात थी, उनके पीछे जो सरपरस्ती थी, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की थी। वो गार्डियनशिप लेनी थी उन्होंने अपने बच्चों की, वो नाबालग थे। तो वो गार्डियनशिप लेने की बजाय उन्होंने एक डिग्री ऐसी ले ली जिसमें ये लगा कि जनाब वो चौधरी शहबाज और उसका जो बड़ा बेटा है हसन, वो हसन उस वक्त नाबालग था, वो डिग्री हो नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने वो जो डिग्री किसी के कहने पे दी होगी ना जज ने, लोअर कोर्ट वाले ने, तो वो एक डिग्री ले ली। और फिर उन्होंने वो जो प्लाट है हसन ने और वो जो चौधरी शहबाज है, उन्होंने वो बेच दिया इनको, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को। अब जो शहबाज है वो बयान दे के गया हुआ है कि जनाब जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है ना, इनको पता था कि मेरे 3 बच्चे हैं, इन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने, और वो कहते हैं अदालत ने पूछा तो फ्रॉड क्यों किया, उनका नहीं जनाब जो नाबालग बच्चे से उन्होंने ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DHH प्लाट लेते थे, उन्होंने माल खादा नहीं है अपने बच्चों का, नाबालग बच्चों का। उन्होंने लेकिन फ्रॉड तो किया, इन्होंने फ्रॉड क्यों किया? उन्होंने कहा जनाब जो इनका बेटा है ना मुस्तफ़ा नकवी एडवोकेट साहब, वो कह रहे थे जनाब 30 जून से पहले पहले जो है ना, ये हर सूरत में प्लाट जो है ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कीमतें हैं ना, जो टैक्स वगैरह हैं, वो 2 गुना हो जाने हैं। ये 30 जून 2022 से पहले पहले हो जाने चाहिए थे। और वो उन्होंने कहा जनाब मैंने 10 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपए मैंने वसूल किए, 2 करोड़ जो हैं उसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, वो ड्राफ्ट के ज़रिए या चेक के ज़रिए दिए गए। और एक चेक जो है वो स्मार्ट सिटी के अकाउंट से, वो 5 करोड़ जो है वहाँ से दिया गया। तो मैंने पूछा कि जनाब ये तो आपने देना था, उन्होंने कहा छड़ दो इस गल नूं, मेरा उन्होंने मामला चल रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले नाल, ते तू फट से 3 करोड़ कहना मैंने नकद दिता। और उस वक्त उसकी कीमत थी 10 करोड़ तो डॉक्यूमेंट में है, लेकिन वो कह रहा है 13 करोड़। उस वक्त उसकी कीमत थी 25 करोड़। जून 2022 में उस प्लाट की कीमत थी 25 करोड़ 90 लाख, और 1 जनवरी 2024 को उसकी कीमत हो जाती है 35 करोड़ 60 लाख, यानी आप वो 37 करोड़ का वो कहते हैं प्लाट है। तो फिर सहारे वो क्यों सस्ता बेचा? तो चक्कर होएगा ना, समझ आ गई ना कि 25 करोड़ की बजाय 13 करोड़ मामला निपटाता। वजह है कि जनाब वो बच्चे सारे वो बेच ही नहीं सकते सी, गार्डियनशिप जिन्नी देर तक ना होवे उन्नी देर तक किवें बेच सकते सी। और फिर ज़ाहिर है जो गार्डियन कोर्ट है उसकी मर्जी के बगैर तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता था कुछ, उन्होंने किया। चलो उसके बाद जनाब ये स्मार्ट सिटी के जो मालिक हैं ज़हाद रफ़ीक साहब, उनका बयान होता है, वो बड़ा ख़तरनाक बयान है। और फिर जो मुतलका बैंक है, वो जो इन्होंने 5-5 करोड़ के ड्राफ्ट दिए हुए थे, उसका रिकॉर्ड पेश किया। उनका जनाब ये 5 करोड़ जो है स्मार्ट सिटी का है, और 3 करोड़ जो है वो मुज़ाहिर नकवी साहब के अकाउंट का है, और ये बाकी जो 3 करोड़ है वो कहते हैं नकद हुआ है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता। तो
ज़ाहद रफ़ीक साहब जो हैं स्मार्ट सिटी के मालिक, वो कहते हैं हमारे 8 मुख्तलिफ कंपनी हैं, ये हम डेवलपर के तौर पे काम करते हैं, सोसाइटियाँ बनाते हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं इनके जो बेटे हैं ना दोनों, उनको 1.5 लाख रुपए महाना दिया करता था। अब वो फीस थी, क्या चक्कर चलाया हुआ था। और वो कहते हैं कि इनकी बेटी पढ़ती थी बरतानिया में, तो इन्होंने कहा जनाब फौरी तौर पे ना 5,000 पाउंड चाहिए। तो वो मैंने दुबई से अपने एक दोस्त से कहा, तो उन्होंने वो 5,000 पाउंड जो हैं वो इनकी साहबजादी को भेजे, और वो कहते हैं वो अभी तक हमें पैसे इन्होंने वापस नहीं किए। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये 2019 में मैंने इनके जो बेटे हैं उनको 500 मुरब्बा गज के प्लाट जो हैं, यानी एक-एक प्लाट दोनों को, वो कहते हैं मैंने जनाब उनको दिया, और उनकी जो कीमत थी वो थी 54 लाख। लेकिन इन्होंने सिर्फ 10% दे के ना 10% पैसे दिए, और वो प्लाट जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा तुम क्यों, वो कहते हैं हम ऐसे अनायात करते रहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए देते रहते हैं। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये बल्कि 2 कमर्शियल प्लाट इनके बेटों को, एक प्लाट की कीमत 80 लाख रुपए है, वो भी इनको दिए, और वो इन्होंने बेच दिए दोनों बेटों ने। ये सारी स्टोरी उन्होंने सुनाई है। और उन्होंने ये बताया, जज ने पूछा, कौंसल ने पूछा कि जनाब आपका उनके साथ कैसे रब्ता। उनका जनाब एक राजा सफदर है, वो लैंड प्रोवाइडर है, तो उसके ज़रिए मुलाकात हुई थी, 2 मेरी मुलाकातें हुई थी, और इनकी एक शादी में भी मैं शरीक हुआ था। मामलात बड़े अच्छे हो गए थे, तल्लुकात हमारे बड़े अच्छे थे जज साहब के साथ। तो जज साहब ने पता नहीं वो तोड़ बनाया हुआ था क्या था, पैसे उससे कैसे निकलवाते थे, करोड़ों में, करोड़ों में। और वो कह रहे हैं जनाब ये ड्राफ्ट जो सिटी स्मार्ट सिटी की तरफ से आया ना, वो साडा उन्होंने मामला है, तुझे पढ़ो चौधरी शहबाज साहब, थोनू की थोनू तो पैसे चाहिए देने। ये सारी चीज़ें अब आ गई रिकॉर्ड पे। और उन्होंने ये कौंसल ने ये कहा है कि जनाब जो बातें की हैं ना आपने, उनके कुछ दस्तावेजी सबूत जो है ना वो आज 1 मार्च को दें। और अगर वो आ जाते हैं 1 मार्च को, और ये काफ़ी सबूत हैं जो हैं, कहा है वैसे उन्होंने, और इन्होंने फिर खत लिखा हुआ है कि जनाब आपका, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, रिटायर हो गया, वो रिटायर वाला मामला ख़त्म हो गया। वो आफिया शहरबानो वाला जो केस था, उसमें पहले साकिब निसार के खिलाफ एक रेफरेंस था, तो वो रिटायर हो गए। तो इन्होंने मुनीब अख्तर और एजाज ने ये नोटिस किए बगैर हुकूमत को ये कर दिया था जनाब रिटायर्ड जज के खिलाफ, और इस्तीफ़ा दे जाने वाले जज के खिलाफ जो है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। वो हुकूमत ने अपील की, अपील जो है मंजूर हो गई है। और उन्होंने कहा जनाब जिससे जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए ना, वो रिज़ाइन भी कर जाए या रिटायर भी हो जाए, तो जो कौंसिल की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अब कौंसिल की कार्रवाई जारी है, और कौंसिल जो है वो 209 के तहत कार्रवाई करती है, आर्टिकल के तहत, और 210 के तहत ये है कि वो इंक्वायरी के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो एक तो ये है कि इनकी जो एक तो ये सिफारिश हो सकती है कि जनाब भाई साहब जो हैं, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं, और ये जो रिटायरमेंट ले गए हैं तो इनको बरतरफ किया जाए। ये रेफरेंस का जो है एक भेजा जा सकता है, जिसके गालिब के इम्कान है, जो शातें देखते हुए मैं कह रहा हूँ। अब पता नहीं, जब अगर ये जीरा करते हैं, जीरा का उन्होंने हक दिया हो कि जीरा कर लें, आपने करनी है, तो ये नहीं कर रहे, तो फिर ये कि इनके जुमरात वगैरह जो पैसे वो से ले गए हैं, और पेंशन, और जो एकदम इकट्ठी रकम मिलती है, वो सारे हो जाएंगे ज़ब्त। और इनको जो नौकर शौकर और प्रोटोकॉल मिलता है वो भी गया। और दूसरा जो मैंने कहा है कि 210 के तहत वो सेक्शन 200 आर्टिकल 210 के तहत वो इंक्वायरी के लिए किसी को भी भेज सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब इस कौंसिल के रुकन भी हैं, और उनके एक जजमेंट भी है। इजाफी नोट है कि जज जो है उनके खिलाफ नैब भी कार्रवाई कर सकती है। तो इंक्वायरी के लिए ये फाइनल हतमी फैसले से पहले इंक्वायरी के लिए नैब को भेज के मज़ीद कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। और मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं, अगर नैब जो है उस अंदाज से कार्रवाई शुरू कर दे जिस अंदाज से वो करती है, इंक्वायरी और तफ्तीश सारा कुछ कर करा के आगे मामले को चलाती है। और फिर जो आफिया शहरबानो वाला केस है उसका जो फैसला आ गया है, तो उसके नतीजे में कुछ और लोग भी जो हैं वो फंस सकते हैं, जो घर जा चुके हुए हैं, लेकिन उनका जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक 100 के करीब दरखास्तें जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो देखें अब आगे जाके क्या होता है। जो गंद है वो तो साफ होना ही होना है, जगह जगह कूड़े गंद। अच्छा, वहाँ जो मैं कह रहा ना, एक बात के जनाब फलां बंदे का जिक्र भी किया इन्होंने, और वो जिक्र किसका कर रहे हैं
कि देखें तुम लोगों से ज्यादा तो जनाब शहबाज गिल और डॉक्टर मोहित पीरजादा और पता नहीं किस किस का वो हवाला दे रहे हैं वहां पे। वो देखो, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और डॉक्टर मोहित साहब के हवाले से आप लोगों को नहीं पता वो क्या मामला है? वो जो स्टोरियां मार्केट में चल रही हैं कि जनाब एक डॉक्टर साहब था, उनकी जो बेगम थी वो अमेरिका पढ़ने गई, वो भी डॉक्टर थी, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि इसका ख्याल रखना। वो अमेरिका में था और सीएसएस करके यहाँ कस्टम में था अफसर, फिर यहाँ से वो पढ़ने के लिए वहाँ चला गया और वहाँ फिर वो कुछ सेट सुट हो गया, यहाँ उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ थी। तो वो दोस्त जब गया और वो खतून को, अपनी बेगम को खर्चा भेजा करता था, वो डॉक्टर जो था, तो उसके पास तो उसका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करती थी। आखिरी दिन वो वहाँ जब गया, उस दिन भी उसकी बीवी ने वो पैसे वो से इस्तेमाल किए हुए थे। एयरपोर्ट पे लेने आते हैं वो और वो एक दूसरे साहब, और फिर वो घर चले जाते हैं और घर जाके खतून कहती है कि जनाब हुण तुसी जाओ। अपने शौहर नूं कहती है मैं तो इहदे नाल ही रहना। ये वो साहब हैं जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं ना, वो मुबैना तौर पे मोहित पीरजादा साहब हैं। और फिर वो जो खतून थी डॉक्टर, वो उसको तलाक दे के इद्दत के दौरान ही नकाशका कर लिया उन्होंने, और फिर एक ग्लोबल विलेज स्पेस के नाम से कोई फर्म शर्म बना के इस तरह की, जैसे वो चल रही है सोशल मीडिया टाइप, तो वहाँ फिर ये उनसे पैसे 20 करोड़ रुपए सालाना वो लेते थे। और नदीम अफजल चांद ने जब ये एतराज़ किया इसके ऊपर, तो उनका जनाब नहीं ये इस्तेकाक है सवाबदीदी इख्तियार के तहत इनको जो वज़ीर-ए-आज़म साहब दे रहे हैं। भाई जिन्होंने 20 करोड़ रुपए सालाना और 5-5 लाख रुपए पे 2 उन्होंने ख़वातीन रखवाई हुई थी कहीं वो कालम नगार के तौर पे और किसी टीवी चैनल पर। बहरहाल उनके साथ भी वो वादे-शादे किए हुए थे। तो इस तरह की गंद जो हैं, ये भी साफ करने की ज़रूरत है। ये दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं लेकिन अपने घर की तरफ देखते ही नहीं। उनकी भी तारीफ हो रही है वहाँ। इस तरह के लोग जो हैं ये इमरान खान को पसंद हैं। राना आफ्ताब जैसे लोग पसंद नहीं इनको, ना गौहर खान जैसे लोग पसंद हैं। जो गाली दिए बगैर बंदा बात करे वो इनको पसंद नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।